नमस्कार दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस करने वाले हैं। देखें, ईयू का जो डिफेंस रीसेट है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया, तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंप्लीकेशंस है, प्लस एक तरीके से ईयू डिफेंस रीसेट क्यों करना चाह रहा है, क्या इसके रीजंस हैं, प्लस इस इंडिया ईयू रिलेशंस में कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और प्लस ये डिस्कशन में इसलिए है क्योंकि जो ईयू के लीडर्स हैं, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, वो अभी अपने जो रिपब्लिक डे हैं उस पर यहाँ पर मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। प्लस इंडिया ईयू की समिट होने वाली है, उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है। तो एग्जैक्टली हैपन क्या हो रहा है, देखिए हैपनिंग ये हो रही है कि इंडिया और ईयू जो है वो सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में साइन करने वाले हैं। देखें, सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप में बेसिकली डिफेंस रिलेटेड चीज़ें जो है वो साइन की जाती है और काफ़ी लार्ज स्केल पे डिस्कशन होता है कि भी कौन कौन से सेक्टर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, प्लस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। प्लस दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होने वाला है वो इंडिया और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर निगोसिएशंस होने वाली। इसका इम्पैक्ट एक तरीके से ये ग्लोबल जीडीपी का 25% जितना कवर करने वाला है। सो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहेगा इंडिया और ईयू की एक तरीके से बायलैटरल ट्रेड में, और लार्ज स्केल पे ट्रेड को क्या करने वाला है, बूस्ट करने वाला है। तो ये बेसिकली ये जो दो एग्रीमेंट है ये इंडिया और ईयू के बीच में साइन होने वाले हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये रीसेट क्यों है, ईयू क्यों चाहता है कि हम लोग रीसेट करें और इंडिया को क्यों क्यों एज ए पार्टनर देख रहा है, इसके कई सारे रीजंस हैं। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री, इंडिया और ईयू के जो रिलेशंस हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है। देखें, फॉर्मल जो रिलेशंस हैं वो एस्टेब्लिश हुए थे 1947 में, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। 1962 में फॉर्मल रिलेशंस एस्टेब्लिश होने स्टार्ट हुए थे। कब, किसके साथ में, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए थे 1962 में। 1960 से 80s के बीच में मोस्टली ये जो रिलेशंस है वो कन्फाइंड किससे रहे, ट्रेड ओरिएंटेड रहे। और ये बेसिकली कोल्ड वार डायनामिक्स थी, उसके रीजन से जो ट्रेड है वो बहुत लार्ज स्केल पे बूस्ट नहीं हो पाया था। और इस ड्यूरेशन में इंडिया ने तीन मेजर वॉर रादर फाइट किए थे। 1962 सिनो इंडिया वॉर, 1965 इंडिया पाक वॉर और 1971 इंडिया बांग्लादेश वॉर। सो ये तीन वॉर फाइट करने के रीजन से अपना जो ट्रेड था इतना एक तरीके से मेजरली बूस्ट नहीं हो पाया था। 91 में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में इंडिया ने यहाँ पर क्या करा था, यहाँ अपना जो ट्रेड था ईयू के साथ में वो काफ़ी एक पैराडिज्म शिफ्ट आया था। इंडिया ने अपनी जो इकोनॉमीज थी, बॉर्डर्स थी, ग्लोबलाइजेशन के रीजन से दैट दे वर कम्प्लीटली ओपन, और अपने यहाँ लाइसेंस राज था दैट हैज़ बिन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। उसके बाद में अपना जो मार्केट है वो ईयू के साइड काफ़ी शिफ्ट भी हुआ था और ट्रेड काफ़ी बूस्ट हुआ था। 1994 में हम लोगों ने क्या करा, कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसको एक तरीके से पॉलिटिकल डायलॉग के साथ में उसको साइन किया गया था। 2004 में देखें, स्ट्रेटजिक पार्टनर, इस ये वाला जो कॉपरेशन एग्रीमेंट था इसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया था। और उसके बाद में रेगुलर ईयू और इंडिया की क्या होने लगी, समिट्स होने लगी। 2007 to 13 के बीच में एक तरीके से नेगोशिएशन चलते रहे, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, लेकिन ये स्टॉल होते गए। रीज़न क्या थे, टैरिफ को लेके बहुत सारे एक तरीके से डिफरेंट कंसेंसस थी, एक सिंगल पॉइंट पे कंसेंट नहीं बन रहा था इंडिया और ईयू के बीच में। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा एक तरीके से हिंड्रेंस आया था। प्लस देखें, यूरोपियन कंट्रीज में ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म का बहुत इनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई रहता, तो इंडिया उन स्टैंडर्ड को क्या नहीं कर पाता, मैच नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ा एक तरीके से हिंडरेंस था, दैट वाज द बिगेस्ट हिंडरेंस इन इंडिया यू रिलेशंस। आज के टाइम में ये सब एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अब हम लोग क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। देखें, अर्लियर हमारा जो रिलेशंस था इंडिया और ईयू के बीच में बायर और सेलर का था। मीन्स इंडिया मेजरली क्या करता था, चीज़ों को और इक्विपमेंट को, कौन कौन सी चीज़ें, लाइक टेक्नोलॉजी हो गई, किसी भी तरीके के इक्विपमेंट को बाई करता था। और यू मेजरली क्या था, वो अपने ही नॉर्म बनाता था, नॉर्म खुद सेट करता था और चीज़ों की क्या करता था, इंडिया को सप्लाई करता था। फोकस मेनली किन चीज़ों में था, फिर डिफेंस के हाई एंड मशीनरी हो गई, डिफेंस के हाई एंड टेक्नोलॉजी हो गई, और ट्रेड बेस्ड एंगेजमेंट हुआ करते थे। लेकिन अभी जो शिफ्ट हो रहा है, करंटली जो शिफ्ट देखा गया वो किन चीज़ों में है, हम लोग को डेवलपर बन रहे हैं। मीन्स ईयू खुद चाह रहा है कि इंडिया के साथ मिलके हम लोग क्या करें, चीज़ों को को डेवलप करें। लाइक टेक्नोलॉजी हो गई, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी हो गई, लाइक गन हो गया, एआई बेस्ड चीज़ें हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, कोई डिजिटल पेमेंट रिलेटेड सिस्टम हो गया। तो हम लोग क्या करें, को डेवलपमेंट करें इंडिया के साथ मिल के। सो ये एक पैराडिज्म शिफ्ट देखने को मिला है। जॉइंट डिज़ाइन करेंगे, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और जॉइंट ही वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ये बहुत बड़ा शिफ्ट अभी रिसेंटली करंट टाइम में देखने को मिला है। यूरोप इंडिया की साइड क्यों देख रहा है और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, उन रीजंस को देखें इसके सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है रशिया यूक्रेन जो वॉर है, उसके रीजन से क्या है, जो अजम्पशन था दैट यूरोप की जो पीस है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। अगर रशिया यूक्रेन में इन्वेड कर सकता है तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी दैट एनी यूरोपियन कंट्री कैन आल्सो बी इन्वेडेड बाय द रशिया।
तो इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। तो जियो पॉलिटिकल शॉक लगे हैं यूरोप को कि वो ऐसा नहीं है कि दैट दे आर फुली प्रोटेक्टेड। सिर्फ नेटो ही सॉल्यूशन नहीं है, नेटो के रीजन से ही वो ओनली प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, और भी चीज़ों को, और भी डायमेंशन को, उनको और मार्केट को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो यहाँ ये सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया जिसके रीजन से यूरोप चाहता है कि भाई ये इंडिया की साइड शिफ्ट हो और जॉइंट प्रोडक्शन करे। दूसरा स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, और ये चाहता है कि डिपेंडेंस ना रहे। देखें, यूरोप का लार्ज स्केल पे जो डिपेंडेंसी है वो अभी तक देखी गई है नेटो पे, लेकिन अभी भी इनका मोटिव ऐसा नहीं है कि हम लोग नेटो को रिप्लेस करें, लेकिन इसके पैरेलली हम लोग एक ऐसा सिस्टम रेडी करें जिससे क्या हो, ओवर रिलायंस ना हो। जो भी मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट हो गया, मिलिट्री या डिफेंस टेक्नोलॉजी में, यूएस पे हम लोगों की कंप्लीट डिपेंडेंस ना रहे, डिपेंडेंसी थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए, और अदर पार्टनर्स को सर्च करने से क्या होगा, एक तरीके से बैलेंसिंग भी इसमें हो जाएगी। देखें, और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि यूरोप की इंडस्ट्री काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब एक तरीके से बिखरी बिखरी सी है, और इनकी कैपेसिटी में शॉर्टफॉल है। देखें, ऑलरेडी पता है कि यूरोप में सबसे बड़ा इशू क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का। दे डो नॉट हैव द वर्किंग एज पॉपुलेशन टू मच, और एजिंग पॉपुलेशन वहाँ एक बहुत बड़ा इशू है। तो इनके यहाँ पर वर्कर्स की, लेबर्स की लार्ज स्केल पे लैक है, और इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया के पास ये सब चीज़ें हैं। तो हिस्टोरिकली भी ये इंडस्ट्री बेसिकली क्या थी, जो आर्म्स की थी वो छोटे छोटे सप्लायर्स थे, प्रोक्योरमेंट छोटा था। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम लोग प्रोडक्शन को क्या करें, कंसोलिडेट करते हैं, एक साथ मिला के एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें, जॉइंट परचेज करें, प्लस लाइसेंसिंग को स्पीड अप करें, जिससे क्या होगा, प्राइवेट कैपिटल आएगी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और डिफेंस का लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, यूएसए पे जो ओवर रिलायंस है यूरोप का, वो भी क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल पे इट विल बी डिक्रीज ड्रास्टिकली। तो इस रीजन से यूरोप ऐसा चाह रहा है कि इंडिया में अभी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट हो सकता है। अब इंडिया, यूरोप ने इंडिया को क्यों चूज़ किया, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न देखें, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। ये चाह रहा है कि सिर्फ यूएसए पे ओवर रिलायंस ना रहे, और एक ऐसा पार्टनर ढूंढे जिसका मार्केट साइज भी बहुत बड़ा हो, प्लस एक रिलायड पार्टनर हो। इंडिया जिसके साथ देखें पार्टनरशिप करता है, जैसे रशिया इंडिया का हिस्टोरिकल पार्टनर है। तो हिस्टोरिकली रशिया के साथ आज दिन तक, टिल टुडे, वी आर एक्चुअली परचेजिंग द रशियन ऑयल इवन आफ्टर फेसिंग द अमेरिकन टैरिफ। तो हम लोग यूरोप को भी इस बात का एक तरीके से कंप्लीट ट्रस्ट है कि इंडिया एक ट्रस्टेड बायर है, इंडिया एक ट्रस्टेड मार्केट है। एक बार अलाइन होता है तो उसके बाद में वो क्या रहता है, उस पर उस कंट्री को कम्प्लीटली सपोर्ट करता है। और देखें, इंडिया ये ईयू जो है यूएसए पे डिपेंडेंस कम चाहता है, और चाइना की एक तरीके से डी रिस्किंग चाहता है। इंडिया बेसिकली इसी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है। इंडिया ब्लॉक पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करता है। इंडिया ऐसा नहीं कहता कि हम लोग एक ही ब्लॉक की पॉलिटिक्स, जैसे मान लो ब्रिक्स है, तो इंडिया का जो मार्केट है वो ओनली ब्रिक्स तक या ब्रिक्स तक कन्फाइंड नहीं है। इंडिया इससे बाहर भी क्या करता है, नेगोशिएशंस करता है। और यहाँ पे ट्रीटी बेस्ड ऑब्लिगेशन यूरोप नहीं चाहता, और आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी यूरोप नहीं चाहता, इसीलिए। और इंडिया इन दोनों चीज़ों को फॉलो करता है। देखें, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और बाई कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सेक्युलर कंट्री होने के रीजन से सारे रिलीजन का, रेस कास्ट रिलीजन, वी रेस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, और यूरोप भी ऐसा ही एक तरीके से ब्लॉक है। तो हम लोग बेसिकली ट्रीटी बेस्ड ऑब्लिगेशन वो भी नहीं चाहता, और इंडिया भी नहीं चाहता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इंडो पैसिफिक एक अभी नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बेसिकली इंडिया एक राइजिंग कंट्री है। अर्लियर यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं थी, एक तरीके से डिफेंस प्रोडक्शन भी था, स्केल्ड अप नहीं था, अपना एक्सपोर्ट भी ठीक नहीं था, मैन पावर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना नहीं था। लेकिन हम इन सब चीज़ों के रीजन से इंडो पैसिफिक रीजन जो है एक नया एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है। ये रीज़न इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग नेवी है, ट्रस्टेड, और आज ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसका सबसे ज़्यादा एक तरीके से ट्रस्ट है वो इंडिया पे देखा गया। और चाइना का जो फैक्टर है, इसके रीजन से ईयू इंडिया को चूज़ करना चाह रहा है। देखें, ईयू चाइना टाई की जो टाई है वो ज़्यादा एक तरीके से अभी करंटली ठीक नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इनमें ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, डेट रिडन हो गए हैं यूरोपियन कंट्रीज़। चाइना की एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी रहती है कि हैवी एक्सपोर्ट करो, जिससे वो कंट्री, और हैवी स्केल पे उसको क्या करो, एक्सपोर्ट से उसका डेट रिडन अगर वो कंट्री हो जाए तो उस पर उसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी। इंडिया क्या, यूरोप को इंडिया क्या ऑफर करेगा, जिसके रीजन से ये इंडिया की साइड शिफ्ट हो रहा है। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत ह्यूज है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग के ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी करंटली देखी गई एक तरीके से, किसी भी तरीके का यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, प्लस सिविल वॉर की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिखती है, प्लस स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल एनवायरनमेंट, स्टेबल जो इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाती है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वेरी स्टेबल। सो इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर यूरोप। दैट इज़ वाई इन्हीं रीजन से यूरोप ऐसा चाहता है कि हम लोग इंडिया की साइड क्या करें, मूव करें।
अब देखें इसका डिफेंस कॉपरेशन किस तरीके से, ये जो ट्रेड डील है इसे डिफेंस कॉपरेशन कैसे मूव होगा, इससे इंडस्ट्रियल बेस जो है वो क्रिएट होगा। इंडस्ट्रियल बेस क्रिएशन का मतलब है कि नई नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर जनरेट होगी, क्रिएट होगी। किन सेक्टर्स में ग्रो हो सकती है? देखें स्टील हो गई, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, कॉम्पोसाइट वगैरह, इनमें ग्रो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रीज़न बिंग यहाँ डिमांड है और उसका मार्केट बहुत बड़ा है। और ट्रेड का लिबरलाइजेशन होगा कैसे? इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, प्लस एक तरीके से मार्केट एक्सेस काफ़ी लार्ज स्केल पे मिल जाएगा। और अगर एफटीए इंडिया और यू के बीच में साइन हो जाता है तो इससे क्या होगा, मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। इंडियन गुड्स वहाँ पर फ्री फ्लो करेगी और वहाँ की गुड्स यहाँ पर क्या करेगी, फ्री फ्लो करेगी। कैपिटल की मोबिलिटी आराम से हो जाएगी, प्लस रेगुलेटरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये जो रेगुलेटरी, मान लें अगर 2-3 रेगुलेशन है तो इन्हीं रेगुलेशंस को, दीज 3 रेगुलेशंस आर नीडेड टू बी फॉलोड बाय ईयू, और यही रेगुलेशन इंडिया को भी फॉलो करने हैं। तो ये रीज़न है कि डिफेंस सेक्टर में और एफटीए साइन हो जाता है तो ये सब चीज़ें इंप्रूव होने वाली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, को प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। और एफटीए किसको सपोर्ट करेगा? देखें ईयू, इंडिया और ईयू मिलके का आपस में कंपनीज, जॉइंट वेंचर सेटअप होगी, जॉइंट कंपनी सेटअप होगी, जॉइंट प्रोडक्शन मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी लोकल। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलेगा कि जॉइंट वेंचर यहाँ आएगी, फॉरेन की कंपनी आएगी और यहीं पे प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्लस प्रोडक्शन भी मेक इन इंडिया होगा, और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया को लार्ज स्केल पे पुश मिलने वाला है, प्लस यहाँ पर डोमेस्टिकली जॉब्स बहुत लार्ज स्केल पे क्रिएट होने वाले हैं। तो ये है ईयू का एक तरीके से इंडस्ट्रियल रीसेट इनडायरेक्टली। अब इसमें यहाँ पर ये मेंशन किया गया, देखें यहाँ पर ये कैटेगोरिकली ये चीज़ मैंने मेंशन की गई है, गन, टेक एंड ट्रस्ट। ये तीनों चीज़ें क्या है, इनको हम लोग डिटेल में क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं कि इन तीनों का यहाँ क्या मतलब है। गन का सिंपल मतलब है कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे किससे रिलेटेड, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड आर्म्स रिलेटेड। स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन हो गया, नेवल सिस्टम हो गए, ड्रोन काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई, सेंसर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, और भी गन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और कोई डिफेंस जैसे यूएई अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिनका अभी रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यूक्रेन अभी तक डिफेंड कर पा रहा है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है ड्रोन्स। तो ये सब गन का इम्प्लीकेशन है यहाँ पर आर्म्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आर्म्स से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी का सिंपल मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, जो चिप्स की शॉर्टेज है वो एक दूसरे से मिलकर कॉपरेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्लस टेक्नोलॉजी में एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू है। प्लस सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है, जैसे रेयर अर्थ मेटल का इंडिया के पास लार्ज लार्ज रिजर्व भी है, प्लस अगर ये प्रोडक्शन हो जाता है तो हम लोग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी क्या कर जाएंगे, आगे कर जाएंगे। ट्रस्ट का यहाँ सिंपल मतलब है कि प्रेडिक्टेबिलिटी रहे, इसका मतलब ईयू इंडिया पे क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकता है, इंडिया ईयू पे वी कैन इजीली ट्रस्ट। प्लस प्रिडिक्टेबिलिटी रहे कि भाई हम लोग ये डिसीजन लेने वाले हैं, कोई एक तरीके से रैंडम टैरिफ टाइप मैटर ना हो, जैसे ट्रम्प रैंडमली अनाउंस कर देते हैं कि हम लोग इतना टैरिफ करेंगे, टैरिफ अनाउंस करेंगे अगर आप लोग डील नहीं करेंगे, तो इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो जाती है। उस केसेस में इंडिया प्रिडिक्टेबल मार्केट है, प्लस रिलायबल मार्केट है। प्लस इंडिया ये इंश्योर कर सकता है कि हम लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखने वाले हैं, प्लस किसी भी तरीके का आपके साथ कोई भी चीट या फ्रॉड होता है तो उसको एक ईयू जो समिट लेवल है उस पर डिस्कस हो सकता है। तो इंडिया एक प्रेडिक्टेबल पार्टनर है, प्लस रिलायबल पार्टनर है, प्लस वी कैन एंश्योर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद द इन केस ऑफ द रिलेशन। सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन गन, टेक और ट्रस्ट ये एक बहुत लार्ज स्केल मीनिंग वाला लार्ज इंप्लीकेशंस हैं इन चीज़ों के। देखें, लेकिन यहाँ इतनी सब चीज़ें होने के बाद में भी अगर किसी भी तरीके के चैलेंज है तो वो भी राइज हो सकते हैं इंडिया और ईयू के बीच में। सबसे पहला ये ऑलरेडी हिस्टोरिकली देखा गया है कि इंडिया के बीच में जो ट्रीटी बेस्ड ब्रॉड ट्रेड एग्रीमेंट था वो भी हॉल्ट हो गया था। ट्रेड और एफटीए के डेडलॉक्स हो जाते हैं। रीज़न बीइंग क्या है कि इंडिया इन प्रोडक्ट्स में, डेयरी हो गया, एग्रीकल्चर, वाइन हो गया, इनके मार्केट एक्सेस में ईयू क्या करता है, कंसिस्टेंटली इस पे क्या है, कोई ना कोई रेगुलेटरी चेक या मैकेनिज्म लगा देता है जिससे इंडिया के जो प्रोडक्ट है वहाँ पर अप्लाई नहीं होते या एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर ये एक डेडलॉक होने की बड़ी पॉसिबिलिटी है। प्लस डेटा लोकलाइजेशन के जो ईयू के रूल्स हैं, इंडिया में डेटा के लेके एक तरीके से डेटा थेफ्ट, डेटा लीकेज की ऑलरेडी कई इंसिडेंट्स देखे गए हैं, लेकिन ईयू डेटा लोकलाइजेशन को लार्ज स्केल पे सपोर्ट करता है। यहाँ का एक रूल भी है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ईयू का, कि वहाँ का जो डेटा है वो लोकली स्टोर किया जाएगा, लोकली क्या किया जाएगा, सिंथेसाइज किया जाएगा, प्लस उनकी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में ही इसको स्टोर किया जाएगा। लेकिन इंडिया में अभी तक इस तरीके का एग्जिस्टिंग लॉ अगर
प्री एग्जिस्टिंग नहीं है और अगर फ्यूचर में बनेगा तो उसको लेके क्या होंगे, इसमें भी क्लैरिटी, ये भी एक टसल या डेडलॉक का रीजन बन सकता है। आईपीआर के कंसर्न ऑलवेज रहते हैं। देखिए यूरोपियन कंट्रीज दे बेसिकली मेंटेन्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, लेकिन इंडिया में इसमें वायलेशन जैसे कॉपीराइट वायलेशन हो गया, इंटेलेक्चुअल ट्रेडमार्क का वायलेशन हो गया, वो लार्ज स्केल पे देखा गया। डिफेंस कॉपरेशन के कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। यूएस ईयू का जो डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म है वो इसमें आ जाती है, और वो अगर आएगी तो हो सकता है ये डील हॉल्ट हो जाए। और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का भी यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली यू क्या करता है, कार्बन टैक्स लगा देता है इंपोर्ट पे, और अगर डेवलपिंग कंट्रीज पे इस तरीके के टैक्सेज लगाए गए तो इंडिया वॉन्ट बी एबल टू पे दिस मच ऑफ टैरिफ, या भी एक तरीके से टैक्स पे नहीं कर पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है वो ठीक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के रीजन से ऑलरेडी कई जो एग्रीमेंट है दे हैड ऑलरेडी बिकम और इम्प्लीमेंटेड सो लेट। तो ब्यूरोक्रेसी के एक तरीके से लेजीनेस के रीजन से इंडिया में कई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दैट बिकेम टू स्लो, तो ये एक हिंड्रेंस निकल के आ सकता है। ये चैलेंजेस मैटर क्यों करते हैं, इससे बेसिकली एफटीए स्लो हो सकता है, अपनी डिफेंस और टेक की जो डेप्थ है, जो कॉपरेशन है, उसको क्या कर सकते हैं, बहुत लिमिट कर सकते हैं। प्लस जो स्ट्रेटजिक मूवमेंट जो अभी मिला हुआ है इंडिया यू को, जो जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होगी, स्ट्रेटजिक कॉपरेशन की बात होगी, डील साइन की बात होगी, तो इस मोमेंटम को एक तरीके से डाउन साइड में ये क्या कर सकता है, पुश कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि आज का जो आर्टिकल था कि भाई इनका क्या मीनिंग है, हिस्टोरिकली क्या रिलेशंस रहे इंडिया के साथ में, क्या चैलेंजेस है, ईयू क्यों चाहता है कि इंडिया एक उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, वाई इंडिया ईयू इज़ लुकिंग इंडिया एज ए बिग अपॉर्चुनिटी। तो इन सब के रीजन हमने डिटेल में डिस्कस किए। और आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। हम लोग डेली बेसिस पे इन्हीं ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।